नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंपावत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास कार्यों को लेकर किया आमजन का फीडबैक, युवाओं का भी किया उत्साहवर्धन। उत्तराखंड सीएम धामी 27 फरवरी को बजट की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। लोगों को रोजगार और उनकी आजीविका बढ़ाने में होगा मददगार। 25 फरवरी तक मांगे हैं सुझाव। उत्तराखंड बीजेपी की आयोजित हुई बैठक। 2 विषयों को लेकर किया मंथन। 10 मार्च तक सभी शक्ति केंद्रों का होगा गठन। उत्तराखंड के लक्सर में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम आयोजित। किसानों का किया गया सम्मान। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्री केदार समिति जारी करेंगी एसओपी। मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने पर हो रहा विचार। 27 अप्रैल को खुलेंगे मंदिर के कपाट। अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस होगा। सभी विभागों की उन योजनाओं और कार्यक्रमों के बजट में बढ़ोतरी होगी जो राज्य के लोगों को रोजगार देने और उनकी आजीविका बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। सरकार ने 25 फरवरी तक सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हितधारकों के साथ संवाद कर सुझाव लेंगे। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। इस बार बजट पर सुझाव देने के कार्यक्रम देहरादून और हल्द्वानी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सभी 13 जिलों के जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में हितधारकों से संवाद कार्यक्रम के जरिए सुझाव प्राप्त करेंगे। इन सुझाव में जो महत्वपूर्ण और औचित्यपूर्ण होंगे उन्हें सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल करेंगे। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। जनता से उनके सुझाव मांगे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे हितधारक हैं उनसे हम लोग संवाद करें। तो पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी जिलाधिकारी हैं पूरे प्रदेश भर के, उनके माध्यम से उनके ज़िले के तमाम हितधारकों के साथ उनका संवाद हो, और वहाँ से जो फीडबैक है वो फिर हमारे तक जब आएगा तो संबंधित विभाग को भेज के उसकी जानकारी लेके हम उसको जो अच्छे सुझाव जिस पे हम समझ सकते हैं कि उसे बजट में शामिल करना चाहिए तो करेंगे। साथ में मैंने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री से भी, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 मार्च को हम लोग बजट पेश कर रहे हैं। हमारी सरकार सभी बिंदुओं पे बातचीत एक्सरसाइज सब कर रही है। उत्तराखंड सहित देश भर में बीजेपी ने जिसे अकाउंट प्रतिशत अलाउड को हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी अपना बूथ मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 2 विषयों को लेकर मंथन किया गया। बूथ सशक्तिकरण की राष्ट्रीय संयोजक सरोज पांडे के द्वारा बूथ सशक्तिकरण पर अपना संबोधन दिया गया, जिस पर पार्टी के बूथ टीम को काम करना है। इसके अतिरिक्त 10 मार्च तक प्रदेश भर में सभी शक्ति केंद्रों का गठन होगा। मंडल पदाधिकारियों को इन शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही पन्ना टोलियों का भी गठन 20 मार्च तक किया जाएगा और पन्ने के हिसाब से मतदाताओं को पार्टी के प्रति लामबंद कर काम किया जाएगा। आज की बैठक 2 विषयों को लेकर महत्वपूर्ण थी। एक हमारा बूथ सशक्तिकरण का विषय था, दूसरा महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को हम शक्ति केंद्रों तक ले जाने वाले हैं। इस विषय को लेकर कुछ हमने तिथिवार चीजें तय की हैं। एक तो 1 मार्च से 10 मार्च तक क्योंकि हमारा मंडल गठित हो चुका है, शक्ति केंद्र तक का गठन लोग करेंगे। शक्ति केंद्र साथ हमारे 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र होता है, तो शक्ति केंद्र संयोजक हम उसमें तय करेंगे और मंडल का जो पदाधिकारी है वह शक्ति केंद्र का प्रभारी के रूप में रहेगा। तो ये गठन हमारा 10 मार्च तक कंप्लीट होगा। आज बैठक हुई 2-3 विषयों को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए। पहला बूथ सशक्तिकरण को लेकर, जो सरोज पांडे जी हमारे राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व महामंत्री रही हैं, उन्होंने वो विषय रखा। दूसरा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो 24 पेज का है, उसको बूथ तक ही नहीं, बूथ पे रहने वाले 200-250 कार्यकर्ता ही और हमारे समर्थक और जनमानस।
लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किसान सम्मान निधि के 4 वर्ष पूरे होने पर किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर उन्हें बैलगाड़ी स्मृति चिन्ह देकर भव्य सम्मान किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के किसानों को भी शॉल चादर उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई। वहीं इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के उत्थान के लिए किसान सम्मान निधि शुरू की थी। बीजेपी सरकार का यही संकल्प है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के उत्थान के लिए उनकी आय दुगनी करने की किसान सम्मान निधि शुरू की थी। उसके आज 4 वर्ष पूरे हो गए। उस पर यह आयोजन किया गया है। भारी संख्या में किसान यहाँ पर हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। इसी प्रकार किसान सम्मान निधि जो माननीय मोदी जी ने शुरू की है, उसी के तहत पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये हमारी सरकार भी देगी। और मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जहां 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में मंडवे को शामिल किया है। मंडवे का MSP 35 रुपये से अधिक है और आज मिलेट्स की ओर लोग जा रहे हैं। एक समय ये था, लोग कहते थे कि जो मंडवा झघोरा खाता है गरीब आदमी है। आज ये अमरूद। जोशीमठ सलूट मोटर मार्ग पैनी बैंड के पास खाई में 2 अज्ञात शव को पुलिस ने बरामद किया। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि पैनी बैंड सलूट रोड के पास खाई में 2 लोग गिरे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तथा SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों लोगों का रेस्क्यू कर जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों शवों का पंचनामा कर दिया गया। दोनों नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्री केदार समिति SOP जारी करेगी। इस बात की जानकारी BKTC के अध्यक्ष ने दी है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी समिति सोच रही है। बताया कि एक सीमा तक ही श्रद्धालुओं को मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। हाल ही में देश के लिए 4 प्रमुख मंदिरों के लिए अलग अलग टीमें नियुक्त की थी, जिन्होंने वहां से एक अध्ययन रिपोर्ट लाई है, जिसका प्रेजेंटेशन BKTC के सामने रखा है। इसी बात को लेकर विचार किया जा रहा है कि जब इन तमाम मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था है। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना PPP मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मेसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है जा पाएंगे और आपकी जो 5.5 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। 6 महीने के लंबे शीतकालीन सत्र के बाद दोबारा चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल महीने से होने जा रही है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज। आइए जानते हैं चारधाम यात्रा में इस बार जो बदलाव आया है, उन महत्वपूर्ण बदलावों के विषय में। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे कि चारधाम यात्रा में इस बार जो रोपवे का निर्माण किया गया है, तो रोपवे से किस प्रकार से लोगों को सुविधा मिलेगी और क्या लागत कितनी खर्च होगी? अभी तो अनुबंध किया गया है, इसका फिर शिलान्यास होगा, उसके बाद इसका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये 3.38 किलोमीटर की लंबाई की ये रोपवे है और इसमें 167 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार होगा। इसको मेसर्स SRM इंजीनियरिंग और फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसको तैयार कराया जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे कठिन और जटिल जो चढ़ाई है वो हमारे यमुनोत्री की है। इसके साथ साथ अभी लगभग हमारे पास GNVN की जो बुकिंग आई चुकी है वो करीब 3 करोड़ के रुपए की बुकिंग हमें मिल चुकी है 22 फरवरी 2023 तक। और इसके साथ साथ 64,929 लोग हमारा पंजीकरण करा चुके हैं अब तक बद्रीनाथ और केदारनाथ का। कि हम ये चाहते हैं कि लोग डाइवर्सिफाई हों और यात्रा रूट के ऊपर जैसे कार्तिकेय स्वामी है, जैसे काली मठ है, और भी धाम हैं हमारे, और भी बड़े महत्वपूर्ण एरियाज हैं, मंदिर हैं, उनका भी हम चाहते हैं प्रचार प्रसार हो। कुछ रमणीय स्थल हैं, उनका भी हम चाहते हैं कि प्रचार प्रसार हो।
अंतिम प्रश्न है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य को लेकर भी किया गया है, वहीं पर्यटन में भी जोशीमठ में भूस्खलन भी हो रहा है। इसको देखते हुए आप यात्रियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? यात्रियों को हम संदेश देंगे कि जो सूचना उनको मिलती है उस पर चलें और निश्चित रूप में अपनी चेकअप करा के आएँ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं दवाई खा के भी चलते हैं और अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराने के बाद ही यात्रा करें। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले हमारे साथ थे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि श्रद्धालुओं को घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो यात्रा पर आएं और स्थिरता से यात्रा करें और बहुत आनंद लें। यहाँ तक कि यात्रा में उनकी सारी सुविधाओं का भी विशेष महत्व रखा गया है। जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी होगी सरकार उनके साथ है। यूँ तो परेशानी होगी नहीं, चूंकि इस बार व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त की गई है। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हुए न केवल विकास कार्यों का फीडबैक लिया बल्कि आमजन की समस्याओं को भी जाना। सीएम धामी अपने जिला भ्रमण के दौरान प्रातःकालीन सैर पर अवश्य जाते हैं। इससे पहले भी वो रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून आदि जगहों पर अक्सर ऐसा करते हुए दिखाई दिए। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद यही है कि वे बगैर किसी तामझाम के बीच आमजन की वास्तविक समस्याओं को जाने और विकास कार्यों पर भी फीडबैक ले। धामी सर्किट हाउस से निकलते हुए ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया। फिर चाय की चुस्की के साथ नित्यानंद जोशी और अन्य लोगों से बात करते हुए उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों पर चर्चा की। इसी दौरान वहां मौजूद मासूम रियांश से भी उन्होंने वार्ता की और अपना आशीर्वाद दिया। गौरचैड मैदान पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से बातें की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां नकल विरोधी कानून लागू करने के लिए युवाओं ने सीएम को धन्यवाद देने के लिए आभार कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान युवाओं ने सीएम धामी का आभार प्रकट किया। सीएम धामी ने भी युवाओं को नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सीएम धामी के साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ₹15 लाख और झुमाधुरी पहाड़ी हेतु 5 लाख की धनराशि से कार्य प्रारंभ किया गया है। गोरखनाथ मंदिर गेट से सौराई भनार मां रणकोटी मंदिर क्षेत्र के लिए सड़क हेतु प्रथम चरण की धनराशि 64 लाख की स्वीकृत की गई है। सल्ली से मंच तक मार्ग का प्रथम चरण 5 किलोमीटर का कार्य, जिसके लिए 95 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाएगी जल्दी। चंपावत के अंतर्गत पर्यटन आवास गृह के उच्चीकरण के लिए 158 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल पद और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिन पर विराम लगाते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने मीडिया कर्मियों के सामने खुलकर अपनी बात रखी। पूर्व राज्यपाल ने सभी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए कहा कि वह सक्रिय राजनीति से 2 महीने पहले ही बहुत दूर हो चुके हैं और उन्हें किसी भी तरह के पद की लालसा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। मीडिया के सभी साथियों, आज आप सबने राणा जी की आज्ञा थी कि मुझे प्रेस क्लब में आना चाहिए और अगर ये मुझे पहले से क्लब का सदस्य बनाते होते तो मुझे और अच्छा लगता और आगे भी क्या पता। मैं अब ये जो सक्रिय राजनीति है उससे दूर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतने अवसर दिए हैं, तो दूसरे की बात तो सपने भी कोई नहीं सोच सकता।
उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बूथ को मजबूत करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ दायित्व बंटवारे पर भी चर्चा की गई है। जल्द दायित्व बंटवारा होने की उम्मीद है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने साफ किया कि भीतरघात करने वालों को पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे। इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक एक लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। बूथ प्रबंधन की हमारी बैठक है और हमारे प्रदेश के प्रभारी आए हुए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व आया हुआ है। दोनों विषय हैं। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ के अंदर पार्टी को मजबूत करना है, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनना है, सारे विषय की चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार उपलब्धियाँ हैं। इसके साथ साथ एक कार्यकर्ता हमारा राज्य सरकार उपलब्धि के विषय को भी खबर रखें। दौरान पार्टी विरोधी काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भाजपा ने लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे कार्यकर्ताओं पर भाजपा जल्द ही कार्यवाही करने की तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह बात कही। उनका कहना है कि भाजपा संगठन स्तर पर दायित्व को लेकर फाइनल तैयारी चल रही है और सभी के साथ बैठकर जल्द ही नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया है, उनको इस लिस्ट से दूर रखा जाए और उन पर कार्यवाही भी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अनुशासन समिति ने ऐसे कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार कर ली है और जल्द ही ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। ये लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। तो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ अभी जो चुनाव गए हैं, इसमें किसने भी पार्टी विरोधी काम किया गया है, उनको कोई भी स्थान नहीं दिया है। किच्छा विधानसभा में भाजपा की नगर इकाई द्वारा एक दिवसीय कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जिला प्रभारी पुष्कर काला और ललित मिगलानी से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्य समिति समापन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और विशिष्ट अतिथि राजेश शुक्ला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार प्रतिदिन विकास के नए नए आयामों को स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ कानून लाकर नकल माफियाओं की दुकान बंद कर दी गई है, इसके साथ ही सरकार युवाओं के रोजगार को भी ध्यान में रखते हुए नई भर्तियां लेकर आ रही है, जिससे कि युवाओं को और अधिक अवसर मिल सके। मंडल के सभी कार्य समिति के सदस्यों को, हमारे नए जो हमारे अध्यक्ष, जो मोर्चों के अध्यक्ष बने, सबको बधाई देने पहुंचा था। मंडल कार्य समिति में हमारे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, हमारे मनमोहन सक्सेना जी मंडल जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है, उनको बधाई देता हूँ। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था, कार्यकर्ता काम करने के उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी उनके कार्यकर्ता हैं। सिर्फ आज हम उनके बीच में यही कहने आए थे कि 24 का चुनाव है, हमारे जो नए लक्ष्य है उसको जीतना है, भारी मतों से जीतना है। पिछली बार नैनीताल लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा मतों से जीती थी, 500 सीटों में, और उसी लक्ष्य को वापस दोहराना है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से उत्तराखंड के प्रति दरियादिली दिखाई है। केंद्र ने उत्तराखंड में अब 2 के स्थान पर G20 सम्मेलन की 3 बैठकों की मेजबानी सौंप दी है। इसकी पहली बैठक 26 से 28 मार्च को नैनीताल जिले के अंतर्गत रामनगर में होगी। इस बैठक में अमेरिका और जापान समेत विभिन्न देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हिस्सा लेंगे। शासन ने आयुक्त कुमाऊं और जिलाधिकारी नैनीताल और उधमसिंह नगर को पत्र लिखकर बैठक की तैयारियां करने के निर्देश दिए। बैठक में 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और देश के 25 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।
अमेरिका और जापान से बैठक में भाग लेने के लिए पुष्टि कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने पहले G20 सम्मेलन के अंतर्गत 2 बैठकों की मेजबानी सौंपी थी। ये बैठकें नरेंद्र नगर में 25 से 27 मई और फिर 26 से 28 जून के बीच की जिम्मेदारी दी गई थी। अब तीसरी बैठक भी जिम्मेदारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के केंद्र से अनुरोध के बाद दी गई है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी। इसके साथ ही मंत्री रावत ने पत्रकारों से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए सुझाव भी मांगे। इस दौरान हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सीएमओ ने भी स्वास्थ्य संबंधित विविध समस्याओं के समाधान की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाएगा और सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जांच के पर्चों का भी एक ही रेट करने जा रही है। इसके अलावा रोगी कल्याण समिति का भी गठन किया जा रहा है। इसमें विधायक की अध्यक्षता में हर क्षेत्रों में 2 महीनों में से 1 बैठक का आयोजन होगा, जिससे आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग के अंदर सभी कमियां दूर होंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड राज्य में काफ़ी इनोवेटिव काम चल रहा है, चाहे डॉक्टर्स के क्षेत्र में हो, चाहे नर्सों के हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे एम्स के बारे में हो। हम लोग रात दिन जो है ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। आज हल्द्वानी में एक स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम प्रेस के साथ रखा गया है। यह हर जिलों में हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें लगभग 57 सुझाव प्रेस के द्वारा हमारे विभाग को मिले हैं। कुछ समय पहले राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में पटवारियों को बाइक देने का निर्णय लिया गया था, ताकि पटवारियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और इसके लिए हीरो मोटर कॉर्प ने राजस्व विभाग को 320 मोटरसाइकिल की फ्री ऑफ कॉस्ट दी। वहीं 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बाइक को हरी झंडी भी दिखाई और इन्हें रवाना कर दिया। अब 1 महीने का समय पूरा होने जा रहा है, जबकि विभाग के पास यह गाड़ियां 2 महीने पहले आ गई थी और अभी तक सभी बाइक को पटवारियों तक नहीं पहुंचाया गया है और राजस्व विभाग में ये बाइकें खड़ी खड़ी धूल खा रही हैं। आलम यह है कि कई बाइक खड़े खड़े खराब होने लगी है। हालांकि राजस्व विभाग के आयुक्त चंद्रेश यादव के अनुसार आधी बाइक पटवारियों को दी जा चुकी है और लगातार इनका वितरण भी किया जा रहा है। राज्य में 13 जिलों में 11 जनपद हमारे पर्वतीय जनपद हैं, जिन जनपदों में इन बाइक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। चूँकि एक जनपद से एक साथ ही सारे पटवारी आके नहीं ले जा सकते, तो उनका एक रोस्टर बनाया गया है जनपदवार, जिसमें 2-2, 4-4 गाड़ियां करके ऑन डेली बेसिस पर संबंधित पटवारी जिनको कि आवंटित किया गया है वो आते हैं और अपनी बाइक्स ले जा रहे हैं। करीब 320 वाहन हमें मोटरसाइकिल वाहन उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा अब तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। शेष का रजिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया कंटिन्यू है। तुर्की में जिस तरह का भूकंप आया है उससे पूरी दुनिया दहशत में है। वहां पर कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जब हम भारत में हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं तो हिमालय क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में कई सारे भूकंप आ चुके हैं और खास तौर पर उत्तराखंड में छोटे बड़े भूकंप को मिला दिया जाए तो पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद राव ने कहा कि वह उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आ सकता है और उनके इस बयान के बाद सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार रुहेला ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप के लिए जोन 4 और 5 में आता है। वैसे तो पूरी हिमालयन बेल्ट ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उत्तराखंड भी बहुत सेंसिटिव जोन में है। उत्तराखंड हिमालय राज्यों के सेस्मिक गैप में आता है। बावजूद इसके यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। जोशीमठ में आई आपदा के बाद लगातार जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो है कि अगर ऐसी स्थिति किसी और क्षेत्र में पैदा होती है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। उसके साथ ही तुर्की में आए भूकंप को लेकर भी दुनिया दहशत में है। एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि अगर जोशीमठ या फिर उत्तराखंड के किसी और क्षेत्र में कभी कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि कई संस्थान लगातार भूकंप को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और इसके लिए राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के भूकंप विज्ञान के मुख्य वैज्ञानिक
डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की से भी बड़े भूकंप का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। वहीं उनकी इस बात को इसलिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में 10 छोटे भूकंप आ चुके हैं। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार रोहेला ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप के लिए जोन 4 और 5 में आता है। वैसे तो पूरी हिमालयन बेल्ट ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उत्तराखंड भी बहुत सेंसिटिव जोन में है। उत्तराखंड हिमालय राज्यों में सेस्मिक गैप में आता है। बावजूद इसके ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। तो ये हाईएस्ट सेस्मिक जोन्स है, जोन 5 जो है, तो ऑलरेडी सेस्मिकली एक्टिव है उत्तराखंड। तो हमें जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं कि कल को क्या होने वाला है, ऑलरेडी हम बहुत ही सेस्मिकली एक्टिव बेल्ट में बैठे हैं। वैसे तो पूरी हिमालयन बेल्ट ही सेस्मिकली एक्टिव है। अभी भूकंप की भविष्यवाणी पूरे विश्व में कहीं भी संभव नहीं हुई है। प्रयास जारी हैं साइंटिस्ट के। वाडिया इंस्टीट्यूट भी ने भी गुत्तु में एक मल्टी पैरामीट्रिक जो फिजिकल ऑब्जर्वेटरी लगा रखी है, तो उसमें वो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं अर्थ में वो सारे मेजर करते हैं। उन्होंने एब्सोल्यूट ग्रेविटी मीटर और रेजिस्टिविटी मीटर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर साइस्मिक वेव स्पीड को मेजर करते हैं, वीपी और वीएस, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बेस पर शायद कुछ पॉसिबल हो पाएगा भविष्य में। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में लगातार भूकंप आ रहे हैं और इन भूकंपों का केंद्र उत्तराखंड के अलग अलग स्थान रहते हैं। वहीं जिस तरह का भूकंप 1991 में उत्तराखंड में आया, वैसा भूकंप दोबारा नहीं आएगा। इस बात की पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भूकंप जैसी स्थिति से किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर तैयारियां कुछ हद तक की जा सकती हैं। वहीं जब हम भूकंप की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में जो भूकंप आए हैं वो 4 से लेकर 5 रिक्टर स्केल पर ही दर्ज किया गए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट जो लगातार हिमालय क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखता है, खास तौर पर उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों पर, वहां के डायरेक्टर कलाचंद साई की माने तो उत्तराखंड में या फिर किसी भी जगह में अगर छोटे भूकंप आते हैं जिनका रिक्टर स्केल 5 से नीचे रहता है तो वो एक तरह से सही है। थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जिसको हम लाइट बोल रहे हैं, वो 4 to 5, 5 to 6 वो है आपके मॉडरेट, 6 to 7 वो स्ट्रॉन्ग। इस तरह का हाथ को जब आ जाता है तो बहुत एनर्जी जो एक्युमुलेटेड हो रहा है वो निकाल के बाहर आ जाता है। जो बड़ा अर्थ को एक 7 मैग्नीट्यूड हम मेजर बोल रहे हैं, 8 मैग्नीट्यूड ग्रेड बोल रहे हैं, वो डिले होता है। अच्छा। अभी उसके लिए और टाइम चाहिए। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक कलाचंद साई की माने तो छोटे भूकंप आने से ये नहीं कहा जा सकता है कि बड़े भूकंप आएंगे ही नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े भूकंप को कुछ हद तक टाला जा सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट लगातार भूकंप को लेकर रिसर्च कर रहा है। साथ ही जोशीमठ में जो प्राकृतिक आपदा इस वक्त आ रखी है उसको लेकर भी लगातार वाडिया इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, उत्तराखंड। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।